ले लें तो ट्रंप के हवाले से अमेरिका में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जी अब ट्रंप आ गए हैं और जब इनकी हुकूमत आएगी तो डेफिनेटली बहुत सारे आपको नॉन सीरियस फैसले देखने को मिलेंगे और ट्रंप बहुत फनी कैरेक्टर है। ऑल्दो कि वो फनी कैरेक्टर हैं, ऑल्दो कि वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि एक अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं करनी चाहिए, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनको मिस जज कर गए और वो जो फैसले कर रहे हैं अमेरिका के हवाले से, मेरे ख्याल में कि उसके असरात जो हैं पूरी दुनिया पे बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं। और ट्रंप के हवाले से हम यही सोच रहे थे, डेफिनेटली वो मुसलमानों के खिलाफ तो हैं ही, डेफिनेटली उन्होंने जो अपनी कैंपेन चलाई थी इलेक्शन में वो एंटी मुस्लिम कैंपेन ही थी और वो तमाम इस तरह की बातें करते थे। और अब खैर जो भी उनकी पॉलिसीज सामने आ रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है उनके बारे में मिस जजिंग है। जो भी उनके बारे में ख्याल जाहिर किया जाता है कि जी ट्रंप की अगली पॉलिसी ये होगी क्योंकि अमेरिका के मुफाद में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अरबाब, बाकी में ये बात सही है ना कि लोगों को उनकी पर्सनैलिटी से हम जज नहीं कर सकते कि वो किस तरह के लोग हैं, उनका क्या एटीट्यूड होगा, उनके क्या फैसले होते हैं। बिल्कुल, किसी भी शख्स को जाहिर है कि उसके अमल से आपको जज करना पड़ता है। जब आप उसके एक्ट देखते हैं और उसके एक्ट सामने आने के बाद ही आप उसके बारे में कोई फाइनल फैसला कर सकते हैं। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन ही एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान रन की थी और इसी बिना पर उन्हें वोट भी मिला था। और अब इलेक्शन जीतने के बाद जब वो आ गए, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, तो अपनी उसी पॉलिसी को वो लेकर चल रहे हैं। तो एक लीडर को और एक सियासतदान को जाहिर है कि अपने कौम और अपने मुल्क के मफाद के बारे में सोचना होता है। हम डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा नेगेटिव शायद इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसीज हमारे हक में नहीं जाती, लेकिन अपने तौर पर वो अपनी कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए बेहतरी सोच रहे हैं। अब अगर उसके साथ दुनिया पर पड़ रहे हैं तो ज़ाहिर है ये उनकी अपनी कौम से शायद सिंसेरिटी है, अपने मुल्क से सिंसेरिटी है कि वो दुनिया का, बाकी दुनिया का नहीं सोच रहे, आसपास के मुल्कों का नहीं सोच रहे, जो उनके इत्तेहादी हैं बहुत अहम जंगों में जिसमें उन्होंने उनका साथ दिया है, उन लोगों के बारे में वो नहीं सोच रहे। वो सिर्फ चाह रहे हैं तो अपनी भलाई चाह रहे हैं, अपनी कौम की भलाई चाह रहे हैं, अपने मुल्क की भलाई चाह रहे हैं। कि ठीक है, आपकी अगर इस बात से हम इत्तेफाक कर भी लेते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपना मुफाद सोच रहे हैं, वेरी फाइन, उनको सोचना चाहिए, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि अमेरिका जो है वो उन ममालिक में शामिल होता है जिसका बड़ा असर रसूख है और उसके फैसले पूरी दुनिया पर असरअंदाज होते हैं, तो डेफिनेटली अच्छे और पॉजिटिव फैसले करने चाहिए। तो जनाब, ये तो हो गई पर्सनैलिटी जजमेंट के हवाले से बातचीत। अब बढ़ेंगे हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सानिह मर्दान की गुत्थी सुलझा पा रही है, न कोहाट की आसमा रानी का मुलजिम पकड़ पा रही है। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी, चीफ जस्टिस का आईजी खैबर पख्तूनख्वा से मुकालमा, तनकीदी रिमार्क्स, कहा सुना था कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बेहतर हो गई, बिलावल भी केपी हुकूमत पर बरस पड़े। पढ़ाई से जी चुराने और सबक याद न करने पर मदरसों और स्कूलों में तालिब इल्मों को तशद्दुद का निशाना बनाने की गलत रिवायत। कराची में कारी ने बच्चे को तशद्दुद से मार दिया तो 4 सद्दा में तालिब इल्म ने उस्ताद को मौत के घाट उतार दिया। मार नहीं, प्यार के जरिए। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला मेरे साथ है, लिहाजा जो है वो मुझे अंडर एस्टिमेट ना कर। रावनवार कहां है, वजीर आला सिंध जानते हैं ना आईजी सिंध को पता है। एडी ख्वाजा का रावनवार की गिरफ्तारी के लिए टाइम फ्रेम देने से इनकार। पुलिस रावनवार को ना पकड़ पाई लेकिन इसकी कीमत लगाने वाले को धर लिया। चले जी, मैं सोच रही थी मेरी चाय खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं जंग की जो मेन लीड्स पढ़ूंगी, लेकिन मेरी बारी आ गई तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा, हम मिस जज के बारे में बात कर रहे थे, तो जहां पर हम राव अनवार की बात करते हैं तो नकीबुल्लाह महसूद का जो केस है वो भी एक मिस जज का ही केस है, जिसको बिल्कुल गलत जज किया राव अनवार साहब ने। और गलत जज करने के बाद ये हाल हुआ कि आज उनके घर वाले इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो वाकई में लोगों को उनकी पर्सनैलिटी से जज नहीं करना चाहिए, उनके बारे में पूरी मालूमात कर लेनी चाहिए कि वो एक्चुअली किस तरह के लोग हैं। अच्छा, जंग की मेन लीड की तरफ अब मैं आती हूँ और जो जंग की मेन लीड है वो है लंदन फ्लैट्स की ज़िमनी रेफरेंस समाज के लिए मंजूर। और जनाब बिल्कुल जिस तरीके से एक और रेफरेंस दायर किया गया है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी अब एक और रेफरेंस दायर किया गया है, जो लंदन टीम गई थी, बरतानिया जो टीम गई थी और जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वहाँ पर तमाम जायदाद के हवाले से, तो उस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि जी अभी एक रेफरेंस तो मुकम्मल हुआ नहीं था, दूसरा रेफरेंस जो है वो फिर से आ गया है। और साथ साथ इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी तनकीद भी की है। उन्होंने कहा कि जी धागों और तावीज़ वाले जो कंपनी है अब वो हमारा तीसरी बार एहतसाब कर रही है, तो इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि अब तनकीद का जो सिलसिला है वो इन बातों तक जा पहुंचा है कि धागों और तावीज़ की बातें भी होने लगी हैं।
तो इस रेफरेंस के हवाले से एक और बात और एक और अहम समात जो कि आज डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में है, कल भी वो अहम समात थी और उसकी जो आज कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आज भी तय किए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नवाज शरीफ साहब आज खुद तो पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके जो एडवोकेट हैं तारर साहब, उनके ज़रिए जो है वो वहाँ पर पेशी भिजवाएंगे और उनके ज़रिए जो भी आगे प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा जा रहा है कि जो सादिक और अमीन के हवाले से नाअहली केस का फैसला है वो 4 से 5 दिन में कर दिया जाएगा और फिर नून लीग की जो पार्टी वैल्यू है वो भी डिसाइड हो जाएगी कि होने क्या जा रहा है एक्चुअली, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि ये एक नैब कोर्ट का केस तो चल ही रहा है, लेकिन जो पनामा के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का नाअहली ताहयात नाअहली वाला फैसला है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो आज समाते भी हैं, जबकि शाहजेब कत्ल केस के हवाले से भी आज बहुत अहम समात है। बिल्कुल, और एक्सप्रेस ने जो मेन लीड लगाई है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसने पाकिस्तान ने 27 दहशतगर्द अफगानिस्तान के हवाले कर दिए, इस खबर पर फोकस किया है। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले अफराद को नवंबर 2017 में अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का ट्विटर पैगाम भी जारी हुआ है। इसके अलावा एक्सप्रेस की जो टॉप स्टोरी है, जो सुपर लीड है, वो एहतसाब अदालत एवनफील्ड प्रॉपर्टीज पर नैब के ज़िमनी रेफरेंस से मुताल्लिक है, जिसको मंजूर कर लिया गया है। नवाज शरीफ के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया और साथ ही साथ राव अनवर की गिरफ्तारी पर भी बड़ा फोकस किया एक्सप्रेस ने। 2-3 खबरें मेन पेज पर ही लगी हुई हैं और एक्सप्रेस ने एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर भी लगाई है राव अनवर के इस्लामाबाद वाले घर की, जहां पर एक पोस्टर लगाया गया है राव अनवर की, उस पर तस्वीर है, उस पर वांटेड लिखा हुआ है, यानी अब बाकायदा तौर पर राव अनवर को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, मफरूर करार दे दिया गया है और अब पोस्टर्स भी उनके जगह जगह लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक्सप्रेस ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज इसी पेज पर लगाई है कि आज चूंकि महीने का आखिरी दिन है, महीने का आखिरी दिन जब भी आता है तो हम ये सुनते हैं कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और आज भी ऐसा ही होगा। एक समरी वजीर आजम के पास भेजी जाएगी जिस पर जाहिर है हमेशा की तरह वो दस्तखत कर देंगे और फिर 2 से 3 रुपए जो भी इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत में उनको रेफर किया जाएगा उस पर अमल भी हो जाएगा। और कल से जब भी हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए जाएंगे तो एक नई कीमत हमारे सामने होगी और हमेशा की तरह हमें ही इस महंगाई के जो चक्की है इसमें पिसना पड़ेगा और इस अजाब से हमें गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, राव अनवर के हवाले से बात कर रहे थे, ये पिक्चर जो पब्लिश की गई है और इश्तहारी भी करार दिया है, तो राव अनवर के हवाले से 2-4 चीजें मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी जो कि कल अहम खबरों का हिस्सा रही। एक तो वो कि उनके जिस घर पर छापा मारा गया, उनके मुताबिक राव अनवर साहब का ये कहना है कि वो घर वो बेच चुके हैं और अब जो उनका घर है वो कहाँ है वो किसी को नहीं पता है, जिसके ऊपर वजीर दाखिला सुहेल अनवर सिहाल ने नोटिस लिया है कि जब घर उनका था ही नहीं तो फिर छापा क्यों मारा गया, तहकीकात कराऊंगा। जबकि वजीर आला सिंध भी यही कहते हैं कि राव अनवर की गिरफ्तारी के लिए जो भी इकदाम करने होंगे किए जाएंगे। जबकि राव अनवर अब थोड़ा सामने आए और उन्होंने गुफ्तगू की है तो उन्होंने अपने गुफ्तगू में यही कहा है कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और मैं इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करूंगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के होने क्या जा रहा है, क्योंकि वो राव अनवर साहब हैं जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, लेकिन आजकल वो इदारों से ही और तमाम कानून नाफिज करने वाले लोगों से छुपते फिर रहे हैं। तो दिस इज वेरी सैड फॉर हिम कि अगर वो ठीक हैं, अगर वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं और अगर उनको लगता है कि वो इस कार्रवाई में इन्वॉल्व नहीं थे तो मेरे ख्याल में उनको खुलकर सामने आना चाहिए। लेकिन कल उन्होंने कहा कि मैं इस सूरत हाल में तो पेश नहीं होऊंगा, इस जीआईटी के सामने, इस तहकीकाती कमेटी के सामने पेश नहीं होऊंगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि अगर राव अनवर का व्हाट्सएप ऑन है, व्हाट्सएप के थ्रू वो मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ सहाफियों से बातचीत कर रहे हैं तो उनको ट्रेस करना, उनको पकड़ना, वो कहाँ पर छुपे हुए हैं इस बारे में पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमारी फोर्सेस के लिए इस वक्त बन गया है। या तो इंटेंशनली फोर्सेस इस काम को करना नहीं चाह रही, आईटी एक्सपर्ट्स की शायद खिदमत नहीं ली जा रही, वरना बहुत सारे ऐसे मुजरिमों को पकड़ लिया जाता है जो कि बहुत छुपे हुए बैठे होते हैं, अचानक से वो सामने आ जाते हैं। लेकिन राव अनवर को नहीं पकड़ा जा रहा, उनकी सिम भी ऑन है, व्हाट्सएप पर वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर सीनियर सहाफियों से उनकी बातचीत भी हो रही है, चैनल्स पर उनके टिकर्स भी चल रहे हैं। इसके बावजूद एजेंसीज और उनको पकड़ने में नाकाम है। बड़ी हैरानकुन बात है। और मलिक रियाज के हवाले से शॉर्ट न्यूज यहाँ पर पब्लिश है जो कि मलिक रियाज ने कहा है कि राव अनवर ने मेरा तैयारा कभी इस्तेमाल नहीं किया और मैं भी इस हक में हूँ कि उनको पकड़ के लाया जाए। और दूसरी शॉर्ट न्यूज है वो ये है कि वज़ीर आला सिंध ने आज काबीना का इजलास बुलाया हुआ है, जबकि पीएम ने भी एक इजलास बुलाया हुआ है। और जो दूसरी अहम यहाँ पर एक खबर है जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी नाअहली के खात्मे पर जो है वो मुत्तफिक है। अब लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि वो अहम समात है जो सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। अब बढ़ेंगे हम हमारे मुख्तलिफ शहरों की जानिब और मुख्तलिफ शहरों से जानेंगे कि जी डेफिनेटली समातों के सिलसिले तो जारी हैं, मौसम कैसा और क्या समाजी क्या सियासी सरगर्मियां होने जा रही हैं। और अभी जो है हम बढ़ रहे हैं लाहौर की जानिब और लाहौर में मौजूद है हुमा भट्ट। गुड मॉर्निंग, आज क्या हाल चाल है, क्या होने जा रहा है लाहौर में? सियासी सरगर्मियां तो जोरों शोर से जारी हैं।
जी बिल्कुल, लाहौर में आज दिन का आगाज़ जो है वो होगा पंजाब असम्बली के सेशन से, क्योंकि 2 रोज़ से वो जारी है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं राना सनाउल्लाह आते हैं और मीडिया टॉक बहुत अच्छी सी करके जाते हैं और ज़्यादातर जो निशाना बनाया जाता है वो अपोजिशन को ही बनाया जा रहा है। तो हाँ, आज फिर हम लोग वो देखेंगे, राना सनाउल्लाह आएंगे, मीडिया टॉक करेंगे और इसके अलावा एक अहम जो आज मेन जो इवेंट कहा जा सकता है वो ये है कि कसूर के जिन बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया था वो बच्चे और उनके अहले खाना जो हैं वो आज लिबर्टी चौक में एक प्रोटेस्ट जो है वो करने जा रहे हैं। तो आज वो एक अहम इवेंट होगा, वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर उनके क्या मुतालबात हैं, वो किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और यकीनन वो अपने लिए भी जो जिस तरह ज़ैनब के साथ किया जा रहा है, जिस तरह ज़ैनब के कातलों को मंजरेआम पर लाया गया है, उसी तरह वो भी अपने मुलजमान को कटहरे में देखना चाह रहे हैं। इसी तरह एक और यहाँ पर इवेंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर NA 120 के हवाले के जो वोटर्स हैं उसके हवाले से एक समात होगी और इसके साथ साथ वहाँ पर CM पंजाब जो उनके हाउस है वहाँ पर जो बैरियर्स लगा दिए गए हैं उसके हवाले से भी एक समात होगी। और बैरियर्स में ना सिर्फ ये CM पंजाब के जो हाउस हैं उसके अलावा यहाँ पर सानिया मॉडल टाउन जो है वो भी बैरियर्स के हवाले से जो समात है वो अभी तक जारी है। कुछ अहम डेवलपमेंट, कोई अहम पेशरफ्त हुई, क्योंकि बड़ा सख्त किस्म का जो है वो स्टांस लिया था चीफ जस्टिस ने बैरियर्स के ऊपर। जी बिल्कुल, इसके हवाले से आज जो समात होनी है, अभी तो फिलहाल दलाइल का सिलसिला जारी होगा और जवाब दाखिल किए जा रहे होंगे और इसके ऊपर जो भी वकील हैं वो अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल इसके इन 2 इवेंट्स के अलावा यहाँ पर आयशा गौस पाशा भी हैं जो कि एक तकरीब में जाएंगी और यकीनन कोई ना कोई टॉक वो भी कर सकेंगी। लेकिन वो हमेशा हम लोग उन्हें देखते हैं कि वो लाहौर में सरगर्मियां जारी हैं, समातों का सिलसिला भी जारी है। हुमा भट्ट हमें लाहौर से थी, आपका बहुत शुक्रिया। और अरबाब, जहाँ पर हम बात करें बैरियर्स के हवाले से, तो डेफिनेटली आपको तो याद ही होगा कि चीफ जस्टिस ने कितना जो है वो कड़ा स्टांस लिया था इसके ऊपर। अब लेट्स सी समात और ये आगे क्या होने जा रहा है। और बड़े ही सख्त रिमार्क्स भी उन्होंने दिए थे कि अब ये बैरियर्स हटा दिए जाएं। क्यों, अगर किसी को सिक्योरिटी खदशात है तो फिर वो अपना घर तब्दील कर ले, आवाम को मुश्किलात में मुब्तला ना करे। लाहौर की सूरत हाल तो आपने जानी, पेशावर का रुख कर लेते हैं, जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है और क्या कुछ सियासी और समाजी तौर पर वहाँ होने जा रहा है। आमिर जमील बताइएगा, पेशावर में आज क्या क्या सियासी और सोशल एक्टिविटीज रहेंगी? पेशावर में आज सबसे अहम जो चीज़ है वो नकीबुल्लाह महसूद कत्ल के हवाले से जो एहतजाजी रैली थी वो पेशावर से रवाना हो चुकी है और कल वो चारसदा मर्दान से होती हुई सवाबी में उन्होंने स्टे किया हुआ है और आज वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे और कल 1 फरवरी को एक ग्रैंड जरगा जो इस्लामाबाद में दिया जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। तो इस हवाले से एक अहम रिपोर्ट यहाँ पर होगी। और जो कि दूसरी तरफ एक सूबाई वजीर हैं मुश्ताक गनी साहब, वो आज बेनज़ीर वोमेन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे जहाँ पर वो ख़वातीन में कारोबारी उमूर के हवाले से वहाँ पर एक इजलास होगा, उसमें वो शिरकत करेंगे। तो पेशावर में आज ये 2 एक अहम सरगर्मियाँ चल रही हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर मौसम की बात करें तो पेशावर का मौसम आज इंतहाई खुशगवार है। काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर बादल आए हैं, जो कि लोग जो हैं काफ़ी अरसे से दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो। तो अब महकमा मौसमियात ने पेशन गोई कर दी है कि मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। आमिर जमील, पेशावर का मौसम बड़ा खुशगवार है, ये बताइए आपने कोई प्लान बनाया शाम को घूमने जाने का? बिल्कुल, अगर बारिश हुई तो डेफिनेटली हम लोग भी जाएंगे। और ठीक है, बारिश हुई तो डेफिनेटली आप लोग भी जाएगा, जरूर जाएगा, एंजॉय कीजिएगा और हमें बताएगा कि कितना मजा आपको आया। पेशावर से अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर जमील पेशावर की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। और अब एक अहम अपडेट यह है कि नकीबुल्लाह कत्ल केस में अब जो एहतजाज का दायरा है वो बहुत ज़्यादा वसी होता जा रहा है, चूँकि अब पेशावर से भी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। कराची में जो यहाँ पर एहतजाजी उनका कैंप इस वक्त लगा हुआ है वही तक उसका भी आज कोई 13वां-14वां रोज़ है। तो अब उन लोगों की जानिब से मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि राव अनवार को फौरी गिरफ्तार किया जाए और कैफर किरदार तक भी पहुंचाया जाए। कैंप लगा हुआ है और वहाँ पर इमरान खान साहब भी गए थे और उन्होंने भी यही कहा था कि जो इसके पीछे जितने भी सम्राट हैं वो सामने आने चाहिए और इस केस के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए और राव अनवार कहाँ हैं, डेफिनेटली उनको पकड़ा जाए। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम अब जो बात कर रहे थे वफाकी दारुल हुकूमत की, लेकिन फिर हम वहाँ पर गए नहीं। लेकिन अब हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जो है वो हमारे नुमाइंदे होंगे वसीम रज़ाक और उनसे बात करेंगे। जी वसीम, समातों का क्या हाल अहवाल है और शहर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट
की जहां पर आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक मुद्दत के तयन के लिए केस की समात कल से जारी है। आज फिर इस केस की समात होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समात करेगा। गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नोटिस के बावजूद पेश न हुए, अदम हाजिरी पर उनको दोबारा नोटिस जारी किया गया है और उनकी जानिब से आज नज़ीर तारड़ जो वकील हैं वो अदालत में आज पेश होंगे और उनसे मजीद वक्त की इस्तदा करेंगे ताकि वो कुछ मजीद मुशावरत इस केस के हवाले से कर सकें। अभी सेनेटर परवेज़ रशीद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेंबर कौमी असम्बली जो मुशाहिदुल्लाह जो है वो भी यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म कल जो मशावरती इजलास हुआ है उसमें उन्होंने मशावरत मुकम्मल कर ली है कि वो भी इस केस का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो फ्रीकैन हैं, तमाम जो लोग हैं जो मुतासरा हैं आर्टिकल 62 से एक इलामिये के जरिए तमाम लोगों इस केस का हिस्सा बनने के लिए कल कहा है कि तमाम लोग जिन्होंने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पुट की है या नहीं की वो इस केस का हिस्सा बन सकते हैं। अगर वफाकी दारकूमत में बाकी इवेंट्स की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन में रूटीन के केसेस की समात होगी, बाकी जो अदालतें हैं उनमें भी रूटीन के केसेस की समात होगी। चाइनीज़ कल्चर के हवाले से एक सेमिनार होगा। इसके अलावा बलीगुर रहमान एक सेमिनार में शिरकत करेंगे। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के अगर मौसम की बात करें, मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। यहाँ पर आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। इस्लामाबाद के जो पहाड़ हैं इस वक्त बहुत खूबसूरत हो चुके हैं और ऐसा दिल कर रहा है कि बंदा को ठीक है। वसीम रज़ाक पेशावर से जो इस्लामाबाद से हमें बता रहे थे हाल अहवाल और शहर इक़्तिदार में समातों का सिलसिला भी है, मौसम भी खुशगवार है और चाइनीज़ जो है वो इवेंट भी हो रहा है। तो डेफिनेटली आज हमारे तमाम ही शहरों में जो है कोई ना कोई इवेंट्स हो रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ें प्लान हुई हुई हैं। तो इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे कि हमारे मुख्तलिफ शहरों में क्या हो रहा है, टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। अब गुड मॉर्निंग आज में हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब हम एडिटोरियल के सेशन में आ चुके हैं जिस पे बात करने के लिए हमारे सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब मौजूद होते हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप तो सुनाएं। मैं देख रही थी न्यूज़ रूम में बड़े गौर से आप सुनने से ट्रम्प क्या कह रहे हैं? जी हाँ, ये स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस ट्रम्प का ये सभा हर ये अमरीकी सदर को ये एड्रेस करना पड़ता है कांग्रेस के जॉइंट सेशन से और वो बताते हैं वफाक की सूरत हाल कांग्रेस को बताते हैं और साथ में कुछ अहम तजावीज़ भी देते हैं जो उनकी नज़रें बहुत अहम होती है जिसे करना होता है। ट्रम्प ब्लू हिज ऑन ट्रम्पेट, जैसे हम तवक्को भी यही कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि देयर हैज़ नेवर बीन अ बेटर टाइम टू स्टार्ट लिविंग द अमेरिकन ड्रीम्स। ये और उन्होंने बहुत सारी इस्लाहात बताई जो जेलों में कर रहे हैं, जो सरहद इमिग्रेशन के हवाले से कर रहे हैं। खासकर उन्होंने अपना फोकस यही रखा हेल्थ केयर। उन्होंने कहा कि वर्क हम जो है अवाम को, जो गरीबों को जो है उनका मायरे ज़िंदगी बढ़ाना चाहते हैं और साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस डेमोक्रेट से कांग्रेस से सबसे ये रिपब्लिकन से हाथ मिलाना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि अवाम की अमरीकियों को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। दो चीज़ें उन्होंने बहुत हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के हवाले से भी वो बहुत धुआंधार कुछ बयान दे देंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा ना हुआ और ट्रम्प ने पाकिस्तान के इशू को नहीं छेड़ा अपने खिताब में। उन्होंने दो अपने मुखालफिन को, अपने हरीफों का जो मेंशन किया, पहले वो थे चाइना और रशिया जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने नॉर्थ कोरिया के हवाले से ये बात की। अहम इशू जो उन्होंने कहा कि ग्वांटानामो बे में जो कि उसको खोला जाए, उसे रखा जाए। इमिग्रेशन के हवाले से उन्होंने बड़े सख्त कहा कि इमिग्रेशन में कोई भी इमिग्रेंट होता है वो अपनी पूरी लामतनाही तादाद में जो है अपने लोगों को ले आता है, उसको बीवी और बच्चों को ही लाने की इजाज़त दी जाए। और लॉटरी टाइप की जो अमेरिकन वीज़ा लॉटरी हमने देखा था, इस तरह की जो है पॉलिसीज़ का अमेरिका अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता दहशतगर्दी के इस दौर में। फिर जो उन्होंने अहम बात ये की पाकिस्तान के हवाले से नहीं की, लेकिन नॉर्थ कोरिया के हवाले से की, अफगानिस्तान के हवाले से की, दाइश के हवाले से की कि दाइश का मुकाबला हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, उनके खात्मे तक लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को जो है एक अगले साल के हवाले से बताया, रिफॉर्म्स जो है खासकर जेलों के हवाले से उन्होंने। अब डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया था उन्होंने वो दोबारा हमारे सामने खड़े हो गए, यानी कि दोबारा उन्होंने हम पर जंग मुसल्लत की। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जेल रिफॉर्म के जो जेल के साबिक कैदी हैं उनको जो हम एक और चांस देंगे जिंदगी में आने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अमेरिकन रिफॉर्म, अमेरिकन ग्रेटर अमेरिकन प्लान के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन जो एटमी हवाले से उन्होंने बात की वो खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने ना सिर्फ एटमी आर्सेनल्स को जदीद करेगा, बढ़ाएगा, और साथ में उन्होंने कहा अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि दुनिया इस नुक्ते पर पहुंचे कि एटमी हथियारों को किया जाए। बिल्कुल एक सवाल नफीस साहब, डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी के बारे में, अगर एक सियासतदान, एक लीडर अपनी सियासी कैंपेन ही एक जो उसका मंशूर है उसके तहत करता है,
सदर बनने के बाद अगर वो अपने उस जो उनका मंशूर था उस पर अमल कर रहे हैं, अमेरिका को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अमेरिकन कौम को सेव करना चाहते हैं, और उनकी वो पॉलिसी हमारे खित्ते हमारे मुल्क को अगर सूट नहीं करती, तो क्या हम उनकी उस पॉलिसी को गलत कह सकते हैं जो कि उनके अपनी मुल्क और कौम के लिए बेहतर है? देखिए हमें सूट नहीं करती है, लेकिन जो अमेरिकन का जो पॉलिसी है वो अगर आपको मुतासिर करे, आपके इंटीग्रिटी को मुतासिर करे, आपकी सालमियत को मुतासिर करे, तो एग्जैक्टली आप तो ऑब्वियसली आप जो है उसके खिलाफ जाएंगे, आप उसका तोड़ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी यही है, अफगानिस्तान में खासकर हम अपने बॉर्डर तक महदूद रखते हैं ना, भारत के हवाले से टोटल अमेरिका का दबाव, अमेरिका का जो वो है झुकाव है वो भारत की जानिब है। अफगानिस्तान के हवाले से देख रहे हैं कि हम पर कितनी पाबंदियां और कितने हमें ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू कर दिया अमेरिका ने, हमारी इमदाद रोक दी इसी चक्कर में। तो ये जब इसका डायरेक्ट असर हम पर होगा तो अल्टीमेटली हमारी पॉलिसी जो है उसके हवाले से बनेगी और हम उस पर जो है एतराज़ करने के या तहफ़्फ़ुज़ात करने का भी हक महसूस रखते हैं। अब बात यह है जो आपने भी सवाल किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, देखें डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिकियों की बात कर रहे हैं, उन्हें और साथ में ये भी कहते हैं, देखें उन्होंने अपनी तकरीर में अगर आपने देखा उन्होंने एक फर्दन एक शख्स को उठाया कि ये देखें ये सेकंड फ्लोर पे लड़ रहे थे और इनको जो है ना मसनूई तनाफुस दिया गया फौजियों को और खड़े होकर तालियां बजवाई गई, जेम्स मैटिस की तारीफ की गई, फलां शख्स की तारीफ की गई, जो नॉर्थ कोरिया से भागा हुआ था उसकी तारीफ की गई, चाइना से जो बंदा रेल ट्रैक पर इंजर्ड हो गया था उसकी तारीफ की, उसको खड़ा करके किया। क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी जो नाकामी है अफगानिस्तान में एटलीस्ट इतना तो एप्रिसिएशन बनता है कि तालियां बजवा दें अपनी फौज के लिए। ये छोटे छोटे इश्यूज को उजागर करके आप अपनी ग्रैंड पॉलिसीज को शो करना, मैं नहीं समझता। डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल अपने हर सदर कोई सरबराह को अपना हक पहुंचता है कि अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन बड़े पर्सपेक्टिव में अगर आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पूरी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो है आपकी पूरी दुनिया का आप तहफ़्फ़ुज़ करें, आपका इन्फ्लुएंस है। इसी हवाले से वज़ीर दिफ़ा खुर्रम दस्तगीर साहब भी ये कह चुके हैं कि भाई अब भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका ट्राइका बना रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है इक़दाम कर रहा है, तो डेफिनेटली अब भी हम इनके ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ते भी ख़त्म कर सकते हैं। ये बात वज़ीर दिफ़ा खुर्रम दस्तगीर ने की है। तो जहाँ पर आज हमने देखा कि स्पीच में काफ़ी 360 डिग्री का चेंज नज़र आया और ट्रंप साहब ने जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से इतनी कोई ऐसी बात नहीं की जिसके ऊपर जो है वो आज फिर से एक्शन लेना पड़े। खैर, ट्रंप की स्पीच के हवाले से आपने बात की, अगला एडिटोरियल। अच्छा, हम ट्रंप की स्पीच से मैं एक लिंक करूंगा इदारती नोट को जो जंग का है। देखिए ट्रंप ने अद्वियात के हवाले से उसने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीहात है कि अद्वियात की कीमतें कम हो जाएं। ये ट्रंप की इस पॉलिसी बयान था। अब और हमारे इदारती नोट अब देख रहे हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफा। ये जंग का इदारती नोट है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि 28 जनवरी 2018 को रिटायर हो गए, उनका अपनी मुद्दत पूरी हो गई है, उन्होंने ये इजाफा करवा दिया है और ये 2.08 शेड्यूल और 2.91% जो है वो नॉन शेड्यूल अद्वियात में इजाफा कर दिया गया है। फिर सबसे अहम बात ये, वो अद्वियात जो 5 रुपए से कम की अद्वियात थी उसमें जो है 4.16 का इजाफा कर दिया गया है। जाली अद्वियात को कंट्रोल करने में नाकाम है। तो कहने और ये गरीब के लिए सबसे बड़ी चीज देखें, सेहत तालीम ही सबसे बड़ी बुनियादी चीज होती है किसी माशरे को। अगर आप अक्कासी देखें कि वो कितनी तरक्की कर रहा है। जब आप अभी अरबाब बता रहे थे मुझे कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, तो हमारे अवाम कहाँ जाएगी? गुर्बत का तो जो है ना आप तो और पॉवर्टी लेवल जो है डाउन ही होता रहेगा ना। वो तो आप लोगों को पहले ही लोग जो है जिंदगी गुजारना उनके लिए एक मसला बन गया है, बहुत मफलूज हालत हो गई है गरीबों की। तो उस पर जब आप अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर देंगे, आप पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा कर देंगे, हम देख रहे हैं जो खाने पीने की अशिया हैं, दूध तक के जो है, पानी तक को जो है आपको मैसर नहीं है साफ सुथरा। तो इस वक्त अगर हालात जिंदगी का एक इंसान की पाकिस्तान में अवाम की जिंदगी की देखा जाए तो वो तो बड़ी मफलूज जिंदगी है। हर साल जब बजट आता है उसमें सेहत के शोबे के लिए एक मखसूस एक बड़ा हिस्सा बजट का रखा जाता है, लेकिन ज़ाहिर है वो खर्च नहीं होता अस्पतालों पे, अद्वियात पे, वो करप्शन की नजर हो जाता है और लोग फिर इस हाल को पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, अगर एक मिसाल ले लें, थर की पोजीशन ले लें, थर में कहते हैं कि अद्वियात के लिए बाकायदा लेबॉर्ट्रीज पास हो चुकी हैं, उनके फंड्स जारी हो चुके हैं, लेकिन वहां अद्वियात तक मुयसर नहीं है। तो ये दीगर उससे भी क्या होता है। और डेली हम देख रहे हैं, मुल्तान में आप देख लें इन्फ्लुएंजा का जोर पड़ गया, पूरे पंजाब में ही है अब तो सीजनल इन्फ्लुएंजा। 44 डेथ टोल तो सिर्फ मुल्तान की हो गई है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब कोई डेथ ना हो, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जहां कोई किसी के यहाँ मैयत ना हो। इस हवाले से तो हम बुनियादी सहूलतें तालीम के हवाले से आप देखते हैं कि हाँ रोजाना एहतजाज होते हैं, टीचर्स असातिज़ा जो है स्ट्रीट पर आके अपना हक मांगते हैं, फिर उनका मयार जिंदगी भी खराब है, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन जो है ये स्टैंडर्ड है वो भी खराब है। तो फिर हम कहाँ किस नहज पर लेके जा रहे हैं इस माशरे को? ये इदारती नोट है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल, अभी मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। कोई मैकेनिज्म नहीं, बताया जाए कि मुल्जिम बैरून मुल्क कैसे फरार हुआ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया,
क्या मुलजिम का ताल्लुक पीटीआई से है? अदालत ने आरपीओ कोहाट से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। तो जनाब चीफ जस्टिस ने तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। अब ये सवालात कितने वैलिड हैं इसी बारे में बात कर लेते हैं। पीटीआई के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शाह फरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह फरमान साहब बहुत शुक्रिया, आप गुड मॉर्निंग आज में तशरीफ लाए, स्टूडियो में आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा चीफ जस्टिस तो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के वो रिफॉर्म्स कहाँ हैं, उनकी जो बेहतर कारकर्दगी थी वो सामने क्यों नहीं आ रही है, अस्मा और आसमा के कातिलों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका है, क्या जवाब देंगे आप उनको? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस की एक ओवरऑल कारकर्दगी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो पॉलिटिकली उनको आज़ाद किया गया और उनको जो इक्विप्ड किया गया उसकी एक रिकॉर्ड है और परफॉर्मेंस है कि हर साल क्राइम कितने गिरते जा रहे हैं। अच्छा, अब 2 केसेस की जो आपने बात की है, मैं इसमें कोई शक नहीं कि मर्दान का केस एक मुअम्मा बन चुका है और इससे पहले रिसेंट पास में जो कुछ हुआ उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है कि कौन कौन से केसेस हुए और उसका रिजल्ट क्या आया। जो कोहाट का मसला है उसके अंदर पहली दफा ऐसा हुआ कि एक मर्डरर ने वीजा लिया हुआ है, उसने टिकट काटा है, उसने अटेम्प्ट किया है और वो बाहर चला गया। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसके ऊपर हम फोकस्ड हैं। एफआईए से बात हो चुकी है, लेटर जा चुका है, इंटरपोल के जरिए उनको रिट्रीव करेंगे इंशाल्लाह। वो इस वक्त कहाँ है और कहाँ जाना चाहता है वो इसलिए नहीं बताना चाहते कि उसका फायदा उसको होगा, लेकिन मैं ये कह दूं कि पुलिस की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल उस लिहाज से काफी बेहतर है कि जहां पर जो कलामी की माजरत, लेकिन शहरियार आफरीदी साहब तो ये कहते हैं कि वो 1 साल से बैरून मुल्क है, 1 साल से दुबई है, आप ये कह रहे हैं कि अभी वो टिकट कटा के बाहर गया, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। देखिए, जो इंफॉर्मेशन मिली है वो 9 बजे वो बाहर शायद आता जाता रहा हो, लेकिन वो जो उसने क्राइम किया है उसके बाद वो 9 बजे 3 साइड इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वो निकला है, तो 3 बजे जो उसने क्राइम किया है और 6 घंटे के अंदर वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक पहुंचा है और फिर उधर से उसने फ्लाई किया है। तो इसका मतलब ये है कि उसने शायद कोहाट से सीधा वो गया हो इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में वो जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए आप 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं या शायद 3 घंटे, वो सीधा एयरपोर्ट के अंदर गया हो। तो हमारे पास तो ये है कि 9 बजे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकला है। अगर वो बाहर होते और इधर उसने क्राइम न किया होता, लेकिन दूसरी बात, उसका जो भाई है सदीकुल्लाह, दोनों कन्वाल्व हैं, उसको तो हमने विद इन 1 डे गिरफ्तार किया, उसको तो पुलिस ने कर दिया गिरफ्तार। एक कल्प्रिट, अच्छा जो बाहर गया उसके लिए हम कितने फोकस्ड हैं, ये मैं आपको तसल्ली देता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में अगर किट का मसला है फॉरेंसिक का, वो इंशाल्लाह विद इन 10 डेज हल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने ये देखना है कि इस किस्म के क्राइम, टेररिज्म के, अदरवाइज क्राइम ओवर द ईयर्स कितने गिरे हैं। ठीक है शाह फरमान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटा सा न्यूज ब्रेक लेते हैं। नफीस नईम साहब भी मौजूद हैं, नफीस साहब भी आपसे सवालात करेंगे, हम भी आपसे मजीद सवालात करेंगे। एक छोटे से न्यूज ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी पर हम बात कर रहे हैं। शाह फरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। शाह फरमान साहब, ये बताइएगा कि अब कोई एक डेडलाइन आप दे सकते हैं, कितने अरसे में इस मुलजिम को अब बैरून मुल्क से अपने मुल्क लाया जाएगा, अदालत में पेश किया जाएगा? देखिए जी, हम उसके ऊपर फोकस हैं, उनको हम ट्रैक कर रहे हैं कि वो किधर से किधर जाना चाहता है, और ज़्यादा शायद डिटेल में डिस्क्लोज भी ना करूँ क्योंकि शायद उसका फ़ायदा उनको होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है उसकी असेसमेंट होनी चाहिए कि क्या इससे पहले इस किस्म के केसेस कितने हुए, चाइल्ड अब्यूज़ के कितने हुए, और वो सारे केसेस के रिजल्ट क्या है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्राइम रेट कितना गिरा 2013 से अब तक, ये वो सारे एनालिसिस है जो मैं समझता हूँ कि हम सबको करने चाहिए, और उसके काजेस भी कि जनाब क्या वजूहात हैं कि जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस डीपोलिटिसाइज्ड है या प्रोफेशनल है। तो मैं इसके बाद इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ये कोई राव अनवार की तरह नहीं है कि पूरा एक एसएसपी
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का एसएसपी गायब हो गया। मैं ये कह दूं कि दो चीजें हमने की है, ये मैं इसलिए आवाम को बताना चाहता हूं ताकि वो डिमांड करे बाकी सूबों में भी। एक तो पुलिस में सिर्फ वजीर आला को इतना इख्तियार है कि अगर कहीं ग्रास वायलेशन हो, अगर कहीं बहुत ज्यादा पुलिस के ऊपर बात आ जाए तो वो सस्पेंड कर सकते हैं ऑफिसर्स को, 3 बंदों को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं इंक्वायरी उसके जरिए, और उन तीनों में से एक पुलिस का होगा। पोस्टिंग ट्रांसफर का इख्तियार वजीर आला के पास नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, अगर ऐसा है तो हमने सिर्फ पुलिस को एम्पावर नहीं किया, पुलिस को हमने इक्विप्ड कितना किया है, ये बड़ा जरूरी है ताकि आप सबको पता हो कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस के निजाम को, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 8 स्कूल है, 8 स्कूल हमने 4 साल में बनाए। स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्कूल ऑफ टैक्टिक्स, स्कूल ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर एंड राइट मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ एक्सप्लोसिव हैंडलिंग एंड एलीट ट्रेनिंग स्कूल। अब जो स्कूल आपको मैंने बताया जहां जो क्वाड का वाकया है, ठीक है सर, डेवलपमेंट के लिए आप लोग भी कोशिशें कर रहे हैं और दुआ तो यही है जल्द से जल्द। लेकिन जो चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा किया वो ये है कि अगर स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो एफआईआर एयरपोर्ट्स के साथ क्यों कनेक्टेड नहीं है कि अगर एफआईआर कोई काटे तो उस एफआईआर की इंफॉर्मेशन एकदम एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। और ये बड़ा रेयर होता है कि आप पहला टिकट लें, वीजा लें, क्राइम करें और एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन अब ये इंशाल्लाह एक ऐसा इसका प्रेसिडेंट बनाएंगे, पहले तो मर्डर को हम इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाएंगे। इसके अलावा ये जो इशू हाईलाइट हुआ, इसका फायदा ये होगा कि अब पुलिस और एयरपोर्ट्स को वो आपस में राब्ते में होना चाहिए और उनके पास एक कनेक्शन होनी चाहिए कि जैसे ही एफआईआर कटे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाए और अगर बंदा बाहर जाना चाहे तो वो रोक सके। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अगर सही आप एयरपोर्ट के ऊपर अगर आपको ऑफिशियल रोकना चाहे तो आपको रोक ले, अगर आपको पीआईए के जरिए फ्लाइट नहीं कर सकते तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत प्राइवेट जेट भी खड़े हैं। असल इशू पाकिस्तान का यही है, अवाम का असल इशू यही है कि इतने बाअसर मुलजिम होते हैं। मुझे आप ये बताएं कि हम तो कातिल के पीछे फिरते हैं और फोकस्ड है और हमें ये भी पता है कि वो सऊदीया में किधर है और वो किधर जाना चाहता है। जो इशू है उस मुल्क का वो ये है कि राव अनवार का नहीं पता चलता। ठीक है सर, हमारे साथ इस वक्त हमारे सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब भी मौजूद हैं जो कि आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। जी नफीस साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। सर, वी विल एक्सेप्ट योर वर्जन व्हेन दीज रैबरीज विल कम टू फ्रूजन। आप ये कह रहे हैं कंटिन्यूसली, आपका स्लोगन बन चुका है ये कि डीपोलिटिसाइज कर दिया है, आपकी इस्लाहात हो रही हैं पुलिस के अंदर। हम नहीं कह रहे, ये आपके स्टैटिस्टिक्स बहरहाल चाहे दुरुस्त हो, आपका वर्जन है वो, लेकिन ये 2 केसेस जो हैं, ये कोहाट का, ये मर्दान का, ये टेस्ट केसेस बन चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए और इन दोनों केसेस में फिलहाल पुलिस जो है वो नाकाम नजर आती है। आप बात कर रहे हैं अब इंटरपोल से वापस लाने के लिए मुलजिम को, लेकिन हमने उसकी आसमा रानी की बहन का बयान सुना है। वो ये कहती हैं कि हमने तो पहले ही वार्न कर दिया था, पुलिस को बताया था, धमकियां दी जा रही थी हमें, और उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जब उसकी डेड बॉडी के पास जो पुलिस ऑफिशियल खड़े थे वो कह रहे थे कि ही इज अ मिलियनर, द क्रिमिनल इज अ मिलियनर। तो ये पुलिस को क्या हक पहुंचता है कि वो पहले ही तायुन कर ले कि वो मिलियनर और उसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते? तो इस हवाले से क्या आपने तहकीक की कि उन ऑफिशियल्स को आप के खिलाफ की कार्रवाई की है जिन्होंने उनकी इस वार्निंग पर या जो उन्होंने अपील की थी उस पर कान नहीं धरे? देखिए, 1-2 भाई जो उन्होंने क्राइम किया, एक उसका भाई निकल गया और मैंने आपको बताया कि मैं उसकी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि उसका फायदा क्रिमिनल को होगा। दूसरा भाई अरेस्टेड है, दूसरा भाई जो उसके साथ था जिसने मावनत की वो अरेस्टेड है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस होता है कि मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। कानूनी तौर पर पुलिस को हमने इंडिपेंडेंट किया, कानून मौजूद है, लॉ मौजूद है, और आज सिर्फ एक मिनिस्टर एक सिपाही की ट्रांसफर नहीं कर सकता। 1 दूसरी बात यह है कि जो उन पुलिस को इक्विप करने के लिए मैं आपको वो स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर जिसे 17,000 ऑफिसर ने ट्रेनिंग हासिल की है और जिसकी वजह से हर
क्राइम के उसमें कैटेगरी में क्राइम गिरा है। जो आप मेरे से सवाल करते हैं, आप मेरे से ये सवाल करते हैं कि क्या आपने और ऑफिशियल का, मैं आपको वो बता दूंगा वो नंबर इस वक्त मेरे पास नहीं है कि कितने सस्पेंड हुए, कितने डिसमिस हुए। आप बाकी प्रोविंस के साथ कंपेयर करें कि पिछले 4 साल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सस्पेंशन एंड डिसमिसल ऑर्डर कितनी है नेग्लिजेंस के ऊपर, और बाकी प्रोविंसेस में कितनी है। मुझे सिर्फ ये अफसोस होता है कि दुनिया के अंदर इस वक्त ये 2018 में एक एसएसपी एक बड़े शहर का गायब हो जाता है, लोग नाम नहीं लेते, जिक्र करते हुए घबराते हैं। यानी इससे बड़ा क्राइम क्या होगा कि एक क्रिमिनल जिसको ऑफिशियल ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको उस वक्त के प्रेसिडेंट ने, जिसमें कहा जाता है कि उसको पीपल पार्टी ने यूज किया है लोगों को। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो आप, सारे सर, मौजूद है। सर आपकी बात से अब आप प्लीज मेरी बात सुने। हम सब किधर बैठे हैं? हम सब बैठे हैं कि जो भी बात हो उसका फायदा आवाम को पहुंचे, जो भी इशू हो उसका फायदा आवाम को पहुंचे। मैं आपको बताऊं, पीटीआई का फाउंडर मेंबर हूं। सही। आप अगर कोई बात करेंगे, अगर आप क्वाड के ऑफिशियल की बात करेंगे तो इससे पहले आप बताएं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा ने पिछले 4 साल में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अंदर इतने लोग डिसमिस हुए, इतने लोग सस्पेंड हुए, इस बात के ऊपर एक्शन लिया गया, इतने पुलिस को इक्विप किया, इतने क्राइम गिरे, उसके बाद आपका हक पहुंचता है कि अगर इतनी प्रोग्रेस है तो फिर ये इशू क्यों हल नहीं हुआ, फिर आपका हक है। जी सर, लेकिन हमने आपकी बात से इत्तेफाक भी लेकिन मैं कर आपको रहे हैं। बताऊं, नहीं देखिए, जिस मुल्क में अगर पीए के जरिए नहीं, रात को जब हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तो हो सकता है प्राइवेट जेट के जरिए कितने सैकड़ों इनोसेंट बंदों का कातिल बाहर चला गया, जिक्र करने को कोई तैयार नहीं है जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपके सामने हूं, जो बात कर रहा हूं, जो मैंने पुलिस की इक्विपमेंट की बात की वो आपके सामने है, और जो 17,000 ऑफिसर की ट्रेनिंग की, यही कर सकते थे ना। सर राव दावेला कर रहा है कि ये पॉलिटिसाइज है, ये पॉलिटिसाइज कर दिया गया इशू का, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। लेट मी कंप्लीट। ठीक है, उसके ऊपर आप उसको कैसे, फिर इमरान खान साहब कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि हम इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसको इशू को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। इमरान खान सिंध में आके जो है वो लवाहिकीन से मुलाकातें कर रहे हैं, वहां वो सिंध पुलिस को और पंजाब पुलिस को निशाने तनकीद बना रहे हैं। इमरान खान खुद आसमा के पास या मर्दान में या कोहाट में कितनी बार और किसके लिए ताज़ियत करने गए हैं वो, आप मुझे बताइए। देखिए, एक तो यहां पर हम सारी केपी गवर्नमेंट हर जगह पहुंचे हैं। मैंने खुद एक चीज एक्सेप्ट की है, आपने शायद उसको सुनी नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि अगर हमने स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुलिस को दी है तो फिर एफआईआर एयरपोर्ट्स के साथ कनेक्टेड क्यों नहीं है? वो सिस्टम क्यों नहीं डिवाइस किया गया कि इधर एफआईआर कटी और उधर इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट तक पहुंचे, अगर कोई बाहर जाना चाहे तो उसको रोक लिया जाए। मैं जिस चीज को मैं खुद बताता हूं कि तो जो गवर्नमेंट ने पुलिस को इक्विप किया है उसमें स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन का यही काम है कि आप क्रिमिनल को हर उसका एग्जिट और आउटलेट आप उसको स्टॉप करें, ब्लॉक करें। मैं मानता हूं, लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर इतने रिफॉर्म्स के बाद आप इसकी एनालिसिस कर रहे, मैं ये समझता हूं कि आपके पास वो सारे डिटेल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैं आपको अपने मोबाइल से 2-4 चीजें बताता हूं। स्कूल्स मैंने आपको बता दिए, आपको मैं सिर्फ ये बताता हूं कि आप ये चेक कर लें, जनाब वाला 2014 से 2017 तक मर्डर गिरे हैं -26%, कत्ल गिरे, अटेम्प्टेड मर्डर गिरे हैं 18%, हर्ट्स गिरे हैं 3%। अच्छा, किडनैपिंग फॉर रैंसम पता है कितना गिरा है? 82%। अच्छा, डकैतीज कितनी गिरी है? 45%। अच्छा, ये मैं आपको व्हीकल स्नैचिंग कितनी गिरी है? 36%। ये आपके सामने है। अच्छा, एक और बात, एक्सटॉर्शन जो इस सूबे का प्रॉब्लम थी दहशतगर्दी के अंदर, वो कितनी गिरी है? 78%। मेरी रिक्वेस्ट क्या है? मेरा रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सही किया कि अगर मैं उसके ऊपर बात इसलिए करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी जायज बात की है
जायज बात क्या की है कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आपके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, अगर चीफ मिनिस्टर आपको की पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकता, अगर आपके लिए 8 स्कूल दिए गए हैं, अगर आपको फुली सर आपकी तमाम बातों को हम मानते हैं बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के रिफॉर्म्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए वो भी हमने आपके सामने रखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो आसमा के हवाले से हो रही है। सर मेरी बात सुनिए, आसमा के हवाले से ये बात हो रही है कि जहाँ पर पुलिस के हवाले से, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से आप बात करते हैं, वहाँ पर हुकूमत भी ये कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सिर्फ आप लोगों की नहीं है, सबकी पुलिस है, पुलिस रिफॉर्म्स आ रहे हैं, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ ये बात है कि इस वाकये से पहले आसमा के घर वालों ने पुलिस वालों को शिकायत की, रिस्पांस रेट क्या है, चेक एंड बैलेंस क्या है, इतने पुलिस रिफॉर्म्स आ गए लेकिन उसके बावजूद भी हादसा। कोहाट मेडिकल कॉलेज की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी सर वो। और एक और सवाल सर, एक सवाल यहीं पर मैं ऐड कर लेता हूं उसमें कि आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सर, मिशाल मर्डर केस के बाद से अब तक ज्यादती के वाकयात या कत्ल के बाद बच्चियों के साथ कितने हुए हैं केपीके में? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है, जबरदस्त बात की है, वो इस कंटेक्स्ट में की है, वो इस कंटेक्स्ट में की है कि मैं फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी को एम्पावर करे लीगली भी, और अगर आप किसी को इक्विप्ड भी करें और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर सवाल आ जाए, तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा किया कि ये पूछा कि अगर चीफ मिनिस्टर आपकी पोस्टिंग ट्रांसफर भी नहीं कर सकता और अगर आपको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी मिली है, फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? मैं एग्री करता हूं और ये बड़ा अच्छा उन्होंने किया, और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो भी आपके सामने आएगा कि इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इसलिए नहीं कि सिर्फ क्रिटिसिज्म। जो मैं आपसे कह रहा हूं वो मैं ये कह रहा हूं कि जो असूलन डिस्कशन होनी चाहिए कि हम चीजों को इनकरेज भी करें, बाकी प्रोविंसेस में भी हम रिफॉर्म्स को इनकरेज करें। सिर्फ ये नहीं है कि हम कहते हैं कि केबी के अंदर और बाकी ना हो, हम सारे पाकिस्तानी और हर जगह पुलिस हाई हैंडनेस जो है ना वो लोग तंग है। कहने का मकसद ये है कि मैं ये चाहूंगा कि जो जहां इश्यूज हैं, जहां पर नाकामी है उसका तो जिक्र हो ही हो, जहां पर अच्छे काम हुए हैं। मैं सिर्फ ये तो नहीं कहता ना कि हम वैसे उनको कानूनी तौर पर उनको इख्तियार दिया गया है। जो कोहाट का मामला है, आपके सामने मैंने बात रखी है कि 2 भाई थे, एक भाई पकड़ा गया है, हमारी सारी लीडरशिप। चले सर हम आपकी सारी बात मान लेते हैं। अब ये बता दीजिए कि आसमा मर्दान वाली और कोहाट वाली, इनको कब तक इंसाफ मिल जाएगा? इनके मुलजिम कब तक कानून के कटहरे में आ जाएंगे? देखिए मेरी बात, मैं आपने इससे पहले बड़ा एक अच्छा सवाल किया, मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। और ये बड़ा अच्छा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपको ये भी बता सकूँ। अभी आपने जो सवाल किया यही मैं चाहता था कि आखिर अगर एक इशू है तो क्या बाकी अगर इस किस्म के वाकयात हुए तो क्या हुआ। मैं आपको जनवरी बताता हूँ, जनवरी 2018 के केसेस बताता हूँ, और ये होते रहे हैं लेकिन अब ये लाइमलाइट में आ रहे हैं। इसलिए ये 13 जनवरी से अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा में वाकयात हो चुके हैं उसकी तफसीलात बताऊं। अच्छा शाफरमान साहब, पुलिस को आपने डीपोलिटिसाइज कर दिया, लेकिन इन मामलात पर सियासत का खात्मा नहीं हो रहा। इमरान खान कराची आए, इंतजार के वालिद से मिले, मर्दान नहीं गए, कोहाट नहीं गए, ये सियासत नहीं तो क्या है? जब पुलिस में सियासत नहीं है तो फिर इन केसेस में सियासत क्यों हो रही है? अब आप नहीं, अच्छा आपने सवाल किया, पहले वाले सवाल का आप जरा जवाब सुनिए। आपने सवाल किया कि शाह साहब शॉर्टली जरा टाइम क्योंकि कम है ताकि ज्यादा सवाल कवर हो जाए। देखो ना, मैं आपको देखो मैं आपको 13 जनवरी को मर्दान में बच्ची आसमा वल्द बहराम की 4-5 साल की लापता हो गई, और उनको अगले दिन तकरीबन 3 बजे उसकी लाश बरामद हो गई। नंबर 1। लोगों के घर वाले दूसरी बात मुंतज़िर हैं सर, स्टैट्स के बारे में हम भी बात करते हैं। नहीं हो गई। अच्छा देखो जी देखो मेरी बात, मेरे कहने का मकसद है कि हमने इस सारे डिस्कशन का क्या हासिल करना है। जो मैं समझता हूँ ये है कि जहां जहां कमजोरी है, जहां जहां नेग्लिजेंस है, हम और आप मिल के आइडेंटिफाई करें, उसको इन्फोर्स करें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो आवाम शाफरमान साहब यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आप बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज वेलकम बैक
की गुड मॉर्निंग आज। और शाह फरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मर्दान और कोहाट के केसेस पर हम बात कर रहे थे, जिसमें पुलिस अभी तक कातिलों को पकड़ने में नाकाम दिखाई दी है और अब ऐसा दिखाई देता है कि दोनों केसेस कुछ पॉलिटिसाइज होते भी दिखाई दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने भी इन केसेस से मुतालिक रिमार्क्स दिए। तो शाह फरमान साहब, बात ये हो रही थी कि खान साहब अभी तक ना कोहाट गए ना मर्दान गए, कराची आ गए, इंतजार के वालिद से मिल लिए, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर दिया। यही मुतालबा आसमा और असमा के लिए वो कब करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे, चूंकि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। हमारे MPs, MNAs, मिनिस्टर्स वो मर्दान पहुंचे भी हैं, कोहाट पहुंचे भी हैं और इंशाल्लाह सिर्फ एक दिन की फॉर्मेलिटी नहीं है, हम बार बार जाएंगे और खुद भी पता करेंगे कि वहाँ पर क्या नेग्लिजेंस हुई है। एक बात जो आपने की है, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि अगर उनको थ्रेट मिल रहे थे जी, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बैठा हूँ यहाँ कि मैं सिर्फ पुलिस को डिफेंड करूंगा, मेरिट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये हमारी कौम का मसला है। अगर उनको थ्रेट मिल रहे थे तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया, ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर ये मैं सिर्फ आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में बात बता रहा हूं कि अगर पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंटरफेरेंस भी नहीं मानते, उनको सूबाई हुकूमत की तरफ से पूरी इक्विपमेंट्स भी मिली हुई है, जो वो मांगते हैं उनको मिल जाती है, फिर एक आम और एक शरीफ शहरी को, एक एजुकेटेड लड़की को थ्रेट्स मिलते हैं, उन्होंने क्या किया है? बात यह है कि ये सारे कानूनी और माशी सपोर्ट के बावजूद उस पुलिस के अंदर जो पुराने एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, ये एक चीज हमने रियलाइज करनी है जिसको पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल के इसका हाल होना चाहिए कि अगर हमने कानूनन भी आपको इख्तियार दिया, हम आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, मिनिस्टर्स MPA की, तो एक चीज तो मैं मान गया हूं कि वो मिनिस्टर, स्पेशल एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट, MPs, MNAs को रास्ते में रोक के उनको चालान करते हैं और दिखाते भी है मीडिया के ऊपर कि ये है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, और कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन उनसे ये सवाल पूछना जाना चाहिए कि एक शरीफ लड़की को थ्रेट्स मिल रहे हैं, क्वाड की पुलिस ने क्या किया है, और अगर वो पुराने माइंडसेट के साथ लोग बैठे हुए हैं तो इनका क्या बनेगा? तो सर क्या आप ये बात तस्लीम करते हैं कि मुझे कंप्लीट करने दे। नहीं, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दे, मुझे कंप्लीट करने दे। बात ये है कि ये एक सवाल है कि वजह क्या है। हुकूमत की तरफ से तो कोई इंटरफेयर बता दे आज कोई पुलिस ऑफिसर कि हम किसी मिनिस्टर ने, किसी MPA ने इंटरफेयर किया है कि अपने लिहाजात में चैलेंज करता हूं, नहीं करते। आपको मैंने बताया, सपोर्ट को भी बताया, लेकिन जो माइंडसेट है पुलिस की, पुराने लोगों की जो माइंडसेट है, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे? सिर्फ इसलिए नहीं होगा। तो अगर ये सवाल है और उसके अंदर मैं समझता हूं कि आपको भी वो सारा स्टेटिस्टिक भी पेश करना चाहिए कि कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने डिसमिस हुए, और अक्सर लोग चले जाते हैं अदालतों में, जब डिसमिस हो जाते हैं अदालतों में चले जाते हैं। सर इसका अब सर प्लीज, इसका मतलब ये है सर कि आप, इमरान खान ने साहब ने कहा है कि हमने पुलिस में मुकम्मल इस्लाहात कर दी हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूं इसको एज ए स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि अभी भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का माइंडसेट मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हुआ है और पुलिस में अब भी काली भेड़ें मौजूद हैं। बिल्कुल, ब्लैक शीप्स हैं पुलिस के अंदर, और सर इनको रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ना, आप मुझे अगर एक्सप्लेन करें तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर है वो दो चीजें हैं, कानूनी तौर पर उनको डिपोलिटिसाइज करना और उनको इक्विप्ड करना। वो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि हो चुका, लेकिन अब नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उसमें से कुछ ऐसे जरूर हैं जिनकी साइकी वही पुरानी है, जिनको ठीक करना पड़ेगा, और जो कि इंस्टेंटली आप नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्लो प्रोसेस है। आपको मैं ये बताऊं कि जहां पर जो मुझे इशू लग रहा है, क्योंकि आपने सवाल किया कि अगर उन्होंने कंप्लेंट की, और मैं इंशाल्लाह खुद पता करूंगा, जाऊंगा भी कि अगर उन्होंने किसी SHO से या किसी DSP से कहा है कि हमें थ्रेट मिल रहे हैं और उनका उन्होंने ख्याल नहीं रखा, तो दिस इज अ क्लासिक केस। कैसे होगा? ये कोई कराची तो नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा है। और अगर शाह फरमान एज मिनिस्टर, तो हम कह रहे हैं कि ये कराची नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा है। अगर PTI की पूरी कैंपेन के हवाले से देखें तो पुलिस रिफॉर्म सबसे पहले नंबर पे है। नहीं, जो मैं अब देखो, मैं एक पॉइंट के ऊपर हमने आके हम एग्री कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बैठा हुआ हूं कि मैं खामखा लोगों को डिफेंड करूं, और आप भी इस तरह ना करें कि आप खामखा। मैं
आपके पार्ट पर जो बात है वो ये है कि आप ये भी कहें कि गवर्नमेंट ने ये भी किया, गवर्नमेंट ने ये भी किया, गवर्नमेंट ने ये भी किया, इतने क्राइम गिरे, उसके बावजूद ये इशू है, ये एक सही कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन अगर नेग्लिजेंस है तो आप भी माफ ना करें, हम भी माफ ना करें। मैं यहाँ सिर्फ लोगों को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। जहां पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसके ऊपर बात करेंगे, तब इदारे ठीक होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये वैलिड चीज है कि अगर थ्रेट मिल रहे थे तो उसकी रिएक्शन में क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, बिल्कुल वैलिड सवाल है और उसके वजूहात क्या है। लेकिन मैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बिहाफ पर ये कह रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की बिहाफ पर बात कर रहा हूं कि जो इमरान खान कह रहे हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने किया है, मेरा वजीर आला SHO की ट्रांसफर नहीं कर सकता, बस काफी है ना। तो मैं उनकी डिमांड पूरी करता हूं। जो इशू आता है, कहीं अगर नेग्लिजेंस है, मैं समझता हूं कि IG साहब नंबर 1, जो ऊपर के ऑफिसर्स हैं नंबर 1। शाह साहब बात सुनिएगा, कराची या किसी दूसरे शहर में जब इस तरह का कोई जुर्म होता है और मुजरिम फरार हो जाता है तो फौरन उसको हुकूमत से एसोसिएट कर दिया जाता है कि हुकूमती सरपरस्ती है, हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये इन दोनों केसेस के मुजरिम इसलिए नहीं पकड़े जा रहे कि हुकूमत इनके साथ मिली हुई है और हुकूमत ही भगाने में मुलव्विस है। तो आप उनके इस बयान पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक होती है ना चीज पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अनग्राउंड चीजें मौजूद है। सर, इस तरह के वाकयात में भी सियासत चल रही है? नहीं, आप इसको जनरलाइज ना करें। मैं आपको लीगल पॉइंट बता रहा हूं। कानून के अंदर मौजूद पुलिस एक्ट 2016 खैबर पख्तूनख्वा, जिसके अंदर अगर वजीर आला ट्रांसफर करे और कोई अदालत जाए तो अदालत कहेगा कि आपके पास इख्तियार नहीं है, ना वजीर आला कर सकता है ना करेगा। ये इख्तियार सिंध में किधर है? AD ख्वाजा साहब क्यों कहते हैं मुझे 2016 खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस एक्ट चाहिए? सिर्फ बिलावल की स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी, आगे से आपने कानूनी वर्जन बताना है कि यह कानून मैंने बनाया है। दूसरी बात, अगर आपने एक कानून बनाया अपने मंशूर के तहत, फिर उसको सपोर्ट कैसे किया? मैं आपको बात बताता हूं। आज पुलिस पर एतराज करने वाले को मैं पिछले गवर्नमेंट की बात बता रहा हूं। सबसे बड़ा स्कैंडल पुलिस का निकला, जाली बंदूकें पकड़ाने वाले लोग आज पुलिस की परफॉर्मेंस पर